नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो सभी जनरल एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो के माध्यम से कई प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। साथियों, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। साथियों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपके सक्षम प्रस्तुत है, आप उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्नों के संग्रह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथियों, सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे साथियों आपको फ्री में सारा कुछ पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके जरूर अवश्य जाइए। साथियों, बिना समय गवाए चलेंगे बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों आपके एग्जाम के लिए। बहुत अधिक बार इस प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 7.4। साथियों, मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। आपका अगला नंबर है, पीएच से साथियों जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो आपको जल का पीएच मान भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए। सही उत्तर हो जाएगा 7। और साथियों आपको बता दें, जल का पीएच मान उदासीन होता है। यदि पीएच की बात करें साथियों, तो पीएच स्केल में पीएच का वैल्यू 0 से 14 के मध्य रहता है, जिसमें 7 जो होता है साथियों मध्य में रहता है। 7 से कम और 0 से अधिक वाले पदार्थों को हम लोग अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अम्लीय कहते हैं। 7 से 14 तक के पदार्थों का जिनका पीएच मान रहता है साथियों, उसे क्षारीय के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से साथियों? क्षारीय के नाम से। और जो 7 में स्थित रहता है अर्थात जल, जैसे कि आपका जल का पीएच मान 7 होता है साथियों, वो उदासीन कहलाता है। उदासीन अर्थात जल जो हम लोग पीते हैं साथियों, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। दूध का पीएच मान आपसे पूछ लिया जाए तो 6.4 अर्थात साथियों 6.4 होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके अलावा सिरका साथियों, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो सिरका का पीएच मान आपको याद रखना है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर पे, नींबू आपसे पूछा गया है साथियों, नींबू का पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म यदि साथियों कभी आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, तो आपको याद रखना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा उसमें पदार्थ में, नींबू के रस में साथियों हाइड्रोजन की मात्रा आपसे पूछी जाती है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, अर्थात यह काफी अम्लीय होता है। ठीक है साथियों। उसके बाद चलेंगे NaCl। NaCl आपसे पूछा गया है, साधारण नमक। NaCl क्या होता है साथियों? साधारण नमक होता है, साधारण नमक होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। इनका पीएच मान पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना साथियों कि इसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगला नंबर में आपसे पूछा गया है, पीएच पैमाने का पता साथियों किसने लगाया। साथियों, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, तो आपको याद रखना है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का पता लगाया था। ठीक है, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर पे, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो जैसे कि साथियों पीएच में 0 से 14 तक के आंकड़े होते हैं और बीच में 7 रहता है, इसके मध्य में 7 से कम वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो अम्लीय कहलाता है। 7 से कम वाले और 7 से अधिक वाले क्षारीय, दोनों ही प्रश्नों को आप अच्छे से जान लीजिए। और उदासीन कौन सा घोल कहलाता है साथियों? तो उदासीन घोल का पीएच मान, जिनका पीएच मान 7 होगा, उदासीन कहलाएगा। आपको इसे भी याद रखना है। हालांकि हमने जो भी आपको बताया उससे आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, क्षारीय, अम्लीय और उदासीन। उसके बाद अगला नंबर है, शराब का पीएच मान आपसे पूछा गया है साथियों। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? 3.4 होता है। सॉरी साथियों, शराब का पीएच मान 3.5 होता है, अर्थात 3.5 होता है साथियों, आपको बात भी याद रखनी है। मानव मूत्र का पीएच मान, प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 4.8 से 8.4 के मध्य होता है। साथियों, मूत्र का पीएच मान हमारे खान पान पर भी निर्भर करता है, इसलिए यह एवरेज में 4.8 से 8.4 के बीच में रहता है, आपको याद रखना है। अगला नंबर में पूछा गया है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो 8.1 आपको याद रखना है, समुद्री जल का पीएच मान 8.1 होता है। उसके बाद आंसू का पीएच मान और साथियों रक्त का पीएच मान, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों सेम होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, सेम टू सेम साथियों रक्त का पीएच मान भी 7.4 होता है, आपको याद रखना है। मानव लार का पीएच मान साथियों, हमारे मुंह में जो लार होती है उसकी पीएच मान कितना होता है, तो आपको बात भी याद रखनी है कि 6.5 से 7.5 अर्थात 6.5 से 7.5 के मध्य रहता है मानव लार का पीएच मान। तो साथियों, यहाँ तक के सभी प्रश्नों को पीएच से हम लोग ने क्लियर किया है। वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
और साथियों अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले साथी हैं उन तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके, वे अपने तैयारी को बेहतरीन कर सके। खासकर साथियों आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी यहाँ से बेहतरीन रूप से हो सके। आपको बता दें कि ये सारा कुछ PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम में दिया जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाइएगा। तो उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। हम लोग मापन से संबंधित जितने भी युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको इस वीडियो में क्लियर करने वाले इस पार्ट में साथियों। हमने पहले के पार्ट में जाना pH स्केल से संबंधित सभी प्रश्नों को, अब इस पार्ट में जानेंगे साथियों मापन से संबंधित सभी प्रश्नों को। बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, सबसे पहले आप जान लीजिए। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के जो मापन में है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है साथियों। अब प्रमुख उपकरण के कार्यों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले आपको पूछा गया है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको बता दें स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय और फेफड़ों की गति को साथियों सुनने में किया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला नंबर है कार्डियोग्राम का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो हृदय की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों, कार्डियोग्राफ। इसलिए साथियों जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलेंगे अगले नंबर। अगला नंबर में आपसे पूछा गया है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व के मापन में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह बात भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला नंबर में पूछा गया है मैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पौधों की जड़ों के दाब के मापन के लिए। ठीक है साथियों, पौधों की जड़ों के दाब की मापन के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेन गेज, अगले नंबर में पूछा गया है साथियों आपसे, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है, तो रेन का अर्थ ही होता है साथियों वर्षा, तो रेन गेज का प्रयोग हम लोग वर्षा के मापन में करते हैं। अगला नंबर है रिक्टर स्केल, काफी महत्वपूर्ण साथियों आपके एग्जाम को देखते हुए। रिक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए। भूकंप की तीव्रता का मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेन गेज का प्रयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर में फायदोमीटर आपसे पूछा गया है। फायदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो समुद्र की गहराई के मापन के लिए हम लोग फायदोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो हवा की शक्ति के मापन के लिए किया जाता है। उसी प्रकार अगले नंबर में आपसे पूछा गया साथियों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि वायुमंडल की आर्द्रता के मापन के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर में। अगले नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो यह एक भूकंप मापी यंत्र है साथियों। सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल भूकंप मापी यंत्र का ही दूसरा नाम है, या कह सकते हैं कि दूसरी युक्ति है। तो आप उसके बाद चलेंगे अगले नंबर में। अगला नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है कि ओडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो साथियों पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम लोग ओडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है यह भी आपके लिए। उसके बाद साथियों अगले नंबर में चलेंगे। अगला नंबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सिस्मोमैग्नोमीटर, सिस्मोमैग्नोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम को देखते हुए। सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग रक्त की दाब के मापन में किया जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ से आपको विविध के कुछ प्रश्नों को कराए जाएंगे, मानव शरीर से साथियों संबंधित सभी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साइंस से संबंधित प्रश्नों का साथियों संग्रह इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस पार्ट के अनुसार, जैसे कि आगे के पार्टों में हमने सबसे पहले pH स्केल देखा, फिर विभिन्न प्रकार की युक्तियों को मापन यंत्र देखे, और साथियों अब हम विभिन्न प्रकार के विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू अब बने रहिए साथियों। जो प्रश्न अभी आपके सक्षम प्रस्तुत होने वाले हैं आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए। और साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में यदि कोई भी त्रुटि रह जाती है साथियों, या आपके राय के रूप में कुछ बचा रह जाता है, तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो आपसे पूछा गया है मानव शरीर का तापमान कितना होता है साथियों, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री में होता है। यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए, या साथियों फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है कि 98 डिग्री 4, आपको याद रखना है 37 डिग्री या फिर 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक तापमान किस जंतु का होता है, तो आपको बात भी याद रखना है कि साथियों बकरी का तापमान सबसे अधिक रहता है। बकरी के शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो अब चलेंगे विभिन्न के प्रश्नों की ओर, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। सबसे पहले आपको पूछ लिया गया है वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या अर्थात साथियों हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 आपको याद रखना है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 28 होती है, ये बात भी याद रखनी है। कसी रुकाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है साथियों, काफी महत्वपूर्ण है, 33 आपको याद रखना है। उसके बाद 5वां नंबर में आपसे पूछा गया है पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है साथियों, अर्थात 24 होती है, ये चीज याद रखनी है आपको। गर्दन में कसीराव की संख्या कितनी होती है, 7 होती है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
7वां नंबर में आपसे पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है तथा जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। वहीं आपको WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन काल पूछ लिया जाए तो 1 से 3 दिन होता है साथियों। दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। श्वसन की गति कितनी होती है साथियों, अर्थात हम लोग सांस जो लेते हैं उसकी गति कितनी होती है, तो 16 बार प्रति मिनट। हम लोग 16 बार सांस लेते हैं प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में 16 बार। आपको ये चीज़ याद रखनी है। 10वां नंबर में आपसे पूछा गया है हृदय की गति, तो साथियों आपको बता दें 72 बार प्रति मिनट। 72 बार साथियों 1 मिनट में हम लोग का धड़कन चलता है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, हृदय की गति होती है। उसके बाद 11 नंबर में आपसे पूछा गया है दंत सूत्र, दांत का सूत्र जो बताया गया है, क्या बताया गया है साथियों, तो आपको याद रखना है 2 अनुपात, फिर अनुपात 2 और अनुपात 3, 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आपको याद रखना है, जो कि दांत का सूत्र है। और रक्तदाब कितना होता है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यदि आप दोहराते हैं तो आपको ये प्रश्न कई बार देखने को मिलेंगे। रक्त का जो दाब होता है साथियों, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है। mmHg आपको इसकी जो है इकाई होती है, इसलिए मापा जाता है। 120/80 आपको याद रखना है। मस्तिष्क का भार साथियों, तो एवरेज मस्तिष्क का भार आप लोग 1400 मानेंगे, और ये साथियों महिलाओं में थोड़ी कम होती है, तो 1380 आप मान के चलेंगे, एवरेज में चलेंगे। उसके बाद 14 नंबर में आपसे पूछा गया साथियों महिलाओं की मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आपको जैसे बता दिया गया है कि उसका थोड़ा कम होता है, 1250 1250 ग्राम याद रखना है। उसके बाद 15 नंबर में पूछा गया साथियों गुणसूत्रों की संख्या अर्थात क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ों में होती है। यदि संख्या पूछ लिया जाए तो 46 होता है साथियों, और जोड़ों में पूछ लिया जाए तो 23 जोड़ा होता है। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में इसे याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीन्स की संख्या कितनी होती है साथियों, आनुवंशिक इकाई जिसको कहते हैं हम लोग, माता पिता का लक्षण जैसे कि संतानों में प्रस्तुत होता है, तो किसके द्वारा होता है, वो जीन के द्वारा ही होता है। इनकी संख्या जो होती है साथियों 97 अरब के लगभग होती है। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है साथियों, जिसमें कि 10 हमारे शरीर में पहले से विद्यमान होते हैं और 12 जो होते हैं हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। 18वां नंबर में आपसे पूछा गया है शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है तत्व हमारे शरीर में विद्यमान, जिसमें से एक फॉस्फोरस हो जाएगा साथियों, कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद आयरन हो जाएगा साथियों। तो इतने प्रकार के कुल मिला के साथियों 24 प्रकार के तत्वों की संख्या होती है। तो आपको ये बातें याद रखनी है साथियों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि लगातार हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है आपको उसका फल मिल सके। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाएगी सबसे पहले आपको पहुंचेगा, ताकि आप अपने तैयारी को बेहतरीन कर सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि आपको पसंद आ रही है, हमारे द्वारा जितना भी मेहनत किया गया है आपके काम के लायक है, तो साथियों इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके आभार व्यक्त कर सकते हैं। चलेंगे उसके बाद साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर में आपसे पूछा गया है कि चेहरे में अस्थियों की संख्या अर्थात हमारे फेस बोन के रूप में कितने होते हैं, तो 14 होते हैं, 14 होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 के रूप में आपसे पूछा गया साथियों छोटी आंत की लंबाई जो होती है 22 फीट होती है लगभग। आपको ये चीज़ याद रखनी है। हथेलियों में साथियों अस्थियों की संख्या आपसे पूछी गई है, ये 14 होती है, आपको याद रखना है। 22वां नंबर में आप देखेंगे कि पंजे में अस्थियों की संख्या, पंजे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, 5 आपको याद रखना है। 23वां नंबर में आपसे पूछा गया साथियों शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर में कुल 22 लीटर पानी होते हैं। कितने लीटर साथियों, 22 लीटर पानी की मात्रा होती है। उसी प्रकार 24 नंबर में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है साथियों कि 24 नंबर में हृदय की दो धड़कनों के बीच में समय अंतराल कितना रहता है, तो 0.8 सेकेंड रहता है। 0.8 सेकेंड के बाद पुनः हमारा हृदय है दोस्तों धड़कने लगता है। 25 नंबर आप देखेंगे साथियों, आपसे पूछा गया है एक सांस में खींची गई वायु की मात्रा कितनी होती है, तो साथियों आपको याद रखना है 500 मिमी होती है। एक श्वासन में हम लोग जो वायु खींचते हैं कितनी खींचते हैं, 500 मिमी खींचते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। सुनने की क्षमता कितनी होती है साथियों, तो 20 से 220 डेसिबल के मध्य होती है। सुनने को साथियों डेसिबल में मापते हैं हम लोग, इसकी इकाई है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद 37वां नंबर में है कुल दांत कितने होते हैं मानव शरीर में, तो कुल 32 दांत होते हैं साथियों। दुधिया दांत की बात करें, जैसे कि आपको 26 नंबर में पूछा भी, सॉरी साथियों, जैसे कि आपको 28 नंबर में पूछा भी गया है कि दुधिया दांत अर्थात मिल्की टूथ की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, जो हमारे मुंह में दोबारा पुनः एक बार टूट जाने के बाद पुनः उगते हैं। दुधिया दांत की संख्या मिल्की टूथ 20 होते हैं। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में आपसे पूछा गया साथियों अक्ल दांत निकलने की वायु क्या होती है, अर्थात उम्र, किस उम्र में अक्ल के दांत निकलने लगते हैं, तो आपको सही उत्तर याद रखना है साथियों 17 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य की उम्र में हमारे मुंह में दांत उगने लगते हैं। कैसे दांत, अक्ल के दांत। उसके बाद 30वां नंबर में आपसे पूछा गया है रक्त का पीएच मान, जैसे कि आगे ही हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआत में ही हमने इस प्रश्न का सोल्यूशन देखा है, 7.4 होता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। 31 नंबर में आपसे पूछा गया है हृदय का भार कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। आपको ये चीज भी याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। महिलाओं में हृदय का भार कितना होता है, तो साथियों सब कुछ 500 ग्राम 50 ग्राम कम ही होता है उन लोगों में, तो आपको याद रखना है 250 ग्राम होता है। उसके बाद अगला नंबर में आपसे पूछा गया है रक्त संचारण में लगने वाला समय, तो साथियों आपको याद रखना है 22 सेकेंड। 34वां नंबर में आपसे पूछा गया है शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। यदि हमारे शरीर के कुल भार का
रक्त कितना होता है साथियों, तो शरीर के कुल भार का 7% होता है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि एक छोटे बच्चे और एक वृद्ध व्यक्ति में समान रक्त तो नहीं होगा, 5 से 6 लीटर तो नहीं होगा साथियों। ये वयस्क मनुष्य का पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य में अर्थात एक जवान व्यक्ति में कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन यदि शरीर के भार की बात करें तो कुल भार जितना होगा उसका 7% आपका रक्त होगा आपके शरीर में। उसके बाद साथियों अगला नंबर 35 नंबर के रूप में आपसे पूछा गया है, शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 70% होती है, 70 होती है साथियों। 70% के रूप में आप जान सकते हैं हमारे शरीर में पानी जो होता है 65 से 70% के मध्य में होती है। आपको ये चीज याद रखना है साथियों। हमने जाना इन सारे प्रश्नों को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। और साथियों पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।